नमस्कार दोस्तों, बहुत लोगों को क्या होता है दिक्कत होती है बोहर्स मॉडल में, ठीक है? तो आज हम ना उसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं बेसिकली। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा अभी इससे पहले थॉमसन मॉडल आया, ठीक है? फिर हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल आया। अब उसके बाद हमारे पास आता है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल बेसिकली हमें बताता क्या है? अगर मैं आपको बताऊँ तो बोहर मॉडल ने ना सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें 4 पोस्टुलेट दिए थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल और केवल 4 पोस्टुलेट। अब इस 4 पोस्टुलेट को या 4 पॉइंट्स को इसको इस तरह से उन्होंने डिफ़ाइन किया कि मतलब कुल मिला के ना जो रदरफोर्ड जी ने, जो थॉमसन जी ने जो भी मॉडल दिया वो सब रिजेक्ट हो गया। उनका रिजेक्ट होने का कारण था कहीं न कहीं, ठीक है? अगर रदरफोर्ड जी की बात करें तो रदरफोर्ड जी का मॉडल इसलिए जो है रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि बाद में ना उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि भई जो उनका मॉडल था, उनके मॉडल के अनुसार जब ये पूछा गया कि भई जैसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, तो एक टाइम बाद होना चाहिए कि भाई उसकी एनर्जी रेडिएट हो रही होगी। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह रेडिएट करता है एनर्जी को, या ऐसा समझे वो कहता है कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगी तो वो एनर्जी रेडिएट करती है, ठीक? अब जब वो एनर्जी रेडिएट करेगी तो वो आके इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा न्यूक्लियस से कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता? भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है, जब उनसे ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता, तो फिर वो नहीं बता पाए, ठीक है? अब क्या हुआ, हमें इसी चीज़ को ना यहाँ पर समझना है कि यही चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो थी हमारे बोहर जी ने दी थी। इनके मॉडल में सब कुछ एक्सप्लेन हो, देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हमसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ठीक है? मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा एक न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में। उसी को उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट। यार देखो क्या होता है, आओ समझते हैं इसको थोड़ा सा। क्या है कि हमारा मान लो ये है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक? और ये है इसके आउटर मोस्ट की शेल्स, ठीक? ये है इसके आउटर मोस्ट की जो शेल्स है। अब यार एक बात दिमाग में बिठा लो कि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास क्या होती हैं? शेल्स होती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? के एल एम एन। ये तो बचपन में पढ़ा ही होगा यार, ठीक है? कि 4 शेल्स होती हैं हमारे पास, के एल एम एन, है ना? न्यूक्लियस होता है, ये सब तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। बोहर जी इसमें क्या खास बताते हैं? बोहर जी यही बताते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करता है हमारे न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करता है। मतलब ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, ये इसी में रिवॉल्व करेगा। अच्छा क्या मतलब है इसका? तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि ये जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है हम इसी को ऑर्बिट्स कहते हैं, या फिर हम नाम देते हैं स्टेशनरी स्टेट का, ठीक है? स्टेशनरी स्टेट मतलब क्या है यार, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, जो ये इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या है? स्टेशनरी स्टेट है। मतलब ये जो हमारा ये ऑर्बिट है ना, ये कहीं भाग नहीं जाएगा उठ के, ठीक है? मतलब ये स्टेशनरी है, ये रुका हुआ है, ठीक है? अब इसके अंदर कौन रिवॉल्व कर रहा है? तो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। कह रहा है वो कि इस जो ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट, इस ऑर्बिट के पास क्या होती है? इसकी एक कांस्टेंट एनर्जी होती है। क्या मतलब है कांस्टेंट एनर्जी का? देखो सिंपल सी एक चीज, हमने जब रदरफोर्ड जी के मॉडल में पूछा कि भाई एक बात बताओ, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जब ये घूम रहा है, जब यहाँ पर ये घूम रहा है, तो एक टाइम बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट, भाई उन्होंने बोला कि एक्सेलरेटेड, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जी के मॉडल के अनुसार एक्सेलरेटेड पार्टिकल ना क्या करता है? एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। अब यार एक बात दिमाग में बिठाओ, अब इलेक्ट्रॉन हमारा इस यहाँ पर जो जब ऑर्बिट में घूम रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जी मॉडल के अनुसार ये क्या करता है? एक्सेलरेटेड मोशन करता है। कैसा मोशन करता है? तो एक्सेलरेटेड, ठीक है? अब उन्होंने बोला भाई अगर कोई भी चीज़ एक्सेलरेटेड मोशन करेगी तो वो हमेशा क्या करती है? एनर्जी रेडिएट करती है। अब अगर ये एनर्जी रेडिएट करती है ना, एनर्जी रेडिएट मतलब रिलीज करना, ठीक है, या फिर इवॉल्व करना, जो भी आप समझ जाओ, जैसे समझो, बस एनर्जी को निकालना, बाहर निकालना, ऐसा होता है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जी के मॉडल के अनुसार क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एक टाइम बाद एनर्जी इसकी सारी खत्म, आके भाई कोलैप्सिंग क्यों नहीं कर देता न्यूक्लियस से? नहीं करता ना। तो यही हमारे बोहर जी ने बताया कि वो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये क्या है? इस स्टेशनरी स्टेट में घूमने के लिए इसको एक कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है? इस ऑर्बिट में घूमने के लिए एक कांस्टेंट एनर्जी होती है। अब जब तक कि तुम इसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दोगे, ये अपने
ऑर्बिट को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्बिट में नहीं जंप करेगा, ठीक है। अपने ऑर्बिट को छोड़ के अगर इसको दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो इसको या तो एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, और अगर हायर से लोअर में आना है तो इसको एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। अभी हम आगे समझेंगे एनर्जी गेन रिलीज क्या है, बस इतना समझो अभी कि अगर अब इसको क्या करना है, एनर्जी रेडिएट करनी है, ठीक है। अगर रेडिएट करता तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये किसी मान लो बाहर वाली शेल में, जैसे बाहर वाली शेल इलेक्ट्रॉन की, अगर ये बाहर वाली से अंदर वाली में आएगा तो एनर्जी को रेडिएट कर देगा। अगर इसको अंदर से अंदर वाली शेल से बाहर वाली शेल में जाना है तो एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है ना, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ कांस्टेंट एनर्जी होगी, और वो कांस्टेंट एनर्जी जो है ना, वो इस शेल की जो एनर्जी होगी, इस पर्टिकुलर शेल की जो एनर्जी होगी उसके इक्वल होगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर पाएगा। तो ये हमारे बताया बोहर जी ने। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को दोबारा जो है आप मतलब पीछे करो और फिर उसके बाद देखो, उसके बाद फिर समझो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखो तो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या कहा। अच्छा, n इक्वल टू 1, मतलब ध्यान से समझो। उन्होंने बोला हमारे पास ये जो शेल है ना, ये जो शेल है ये वाली, ठीक है, ये जो शेल है, इसमें इन्होंने जो ये हमारे पास के एल एम और हम जो ये एक और शेल आ जाती है, फिर हम इसको एन बोल देते हैं, इनको इन्होंने बोला इनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज़ एन इक्वल टू 1। जो के है उसके लिए हम बोलते हैं एन इक्वल टू 1, और जो हमारे पास एल है उसके लिए हम बोलते हैं एन इक्वल टू 2, और जो हमारे पास एम है उसके लिए हम बोलते हैं एन इक्वल टू 3, और जो हमारे पास एन है इसके लिए हम बोलते हैं एन इक्वल टू 4, ठीक है। ये हम नाम देते हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो n इक्वल टू 1, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने इस वाली शेल में ना, के शेल में, जिसका n 1 है, तो ये ग्राउंड स्टेट कही जाती है, ठीक है ना। ये कही क्या कही जाती है, तो इसकी ग्राउंड स्टेट कही जाती है, बस आप ये याद रखना। तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट का मतलब यही है, ठीक है। अच्छा, आइए दूसरा पोस्टुलेट समझते हैं। द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड, ठीक है। वो कहता है कि अब वही अभी मैंने तुम्हें आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, इसको जब तक आप एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दोगे तब तक ये अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करता। अब एक बात समझ लो, जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन में कोई भी एनर्जी को ऐड करोगे, ऐड करते हो अगर आप एनर्जी को, ठीक है, कभी भी आप अगर इलेक्ट्रॉन में एडिशन करोगे एनर्जी का, तो हमेशा हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये लोअर ऑर्बिट से, यानी लोअर एन से, ऑर्बिट को हम एन से बोल सकते हैं क्योंकि अभी हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, इस तरह से अभी हमने रिप्रेजेंट किया। तो वो कह रहा है जब भी आप इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का ऐड करोगे तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो लोअर एन से कहाँ पे जाएगा, टू हाइयर एन। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो कि हमारे पास जो ये लोअर ऑर्बिट है इनकी एनर्जी कम है, और जो हमारे पास हाइयर ऑर्बिट्स है इनकी एनर्जी ज़्यादा है। इट मीन्स कि हम जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो उस ऑर्बिट में जाके घूम पाए। अगर हमें उसमें मान लो रिवॉल्व कराना है तो आप क्या करोगे, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे ताकि वो आउटर मोस्ट शेल्स में जाकर रिवॉल्व कर सके। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऐसे ही फिर वो कहता है अगर आपको हाइयर एनर्जी मतलब हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना है, तो हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने के लिए हमेशा याद रहे कि वो एनर्जी को रिलीज कर देगा। भाई आप एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा तो वो उसी शेल में घूम लेगा ना। अगर उसको फिर वापस अपने मान लो एन इक्वल टू 1 में जाना है, ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू 4 में था, ठीक है, जो हमने एन इक्वल टू 1 से कुछ एनर्जी का ऐड करके, अगर एन इक्वल टू 1 में है तो हमने कुछ एनर्जी ऐड कर दी, ठीक है, हमने कुछ एनर्जी ऐड कर दी और ये हाइयर एन में चला गया, और मान लेते हैं ये हाइयर एन में ही चला गया, वो भी एन इक्वल टू 4 में चला गया। तो अब इसको अगर आप वापस चाहो कि अगर वो 4 से n में आए तो क्या करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी इसने अभी गेन करी है उतनी ही एनर्जी का इसको लॉस करना पड़ेगा ताकि वो n इक्वल टू 1 में चले जाए, ठीक है। तो अगर वो n इक्वल टू 1 में चला जाएगा तो उसको एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें आप, तो क्या लिखा है, द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो एक ऑर्बिट होता है एक इलेक्ट्रॉन का, ये अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करता। कब तक नहीं करता, अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड। अगर हम ऐड कर देते हैं एनर्जी तो ये जंप कर जाता है लोअर एन से हाइयर एन में, मतलब अपने अंदर वाली शेल से बाहर वाली शेल में। और अगर वो एनर्जी को, अगर हम मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी को इमिट आउट करता है, मतलब रिलीज कर देता है, तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा फ्रॉम हाइयर एन टू लोअर एन। आई होप कि आपको सेकंड पोस्टुलेट भी समझ आया होगा। आइए थर्ड पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड
अब वो ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन हम इसको भी डीपली समझेंगे। बस अपना ध्यान यहाँ पर बनाए रखिएगा। क्या लिखा है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड। अब याद रहे, रेडिएशन जो भी इमिट होती है ये कुछ फ्रीक्वेंसी की होती है, और उस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन के पास कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ पाई जाती है। होता है नहीं होता है? अगर आप लोगों ने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हो फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी बाय लैम्डा। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स ये है कि हमारे पास ये जो लैम्डा है, हर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक पर्टिकुलर लैम्डा होता है। ठीक है? इट मीन्स कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, तो किसी की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी उतनी ही कम क्या होगी? उसकी वेवलेंथ होगी। यही तो मतलब है भाई। अगर हम जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की कोई भी रेडिएशन उठाएंगे, ठीक है, तो उतना ही क्या होगा? हमारी वेवलेंथ उसकी छोटी होती जाएगी, यानी कम होती जाएगी। और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाए किसी की, बहुत कम, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। आई बात समझ में? तो यही चीज़ है। अब एक बात बताओ, हमने क्या लिखा है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम। जो भी एक वेवलेंथ रेडिएट होता है, जो एक एटम रेडिएट करता है, मतलब एक एटम के अंदर से जो भी, अब भाई फ्रीक्वेंसी निकलेगी तो मतलब इसका वेवलेंथ भी निकलेगा। ये तो आप लोगों को समझ आ रही होगी बात, क्योंकि देखो अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी है क्या? सी बाय लैम्डा। ठीक है? और ये सी बाय लैम्डा में मतलब अगर उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी तो उसका कुछ वेवलेंथ भी तो होगा। तो वो कह रहा है कि अगर मान लो कि जो तुम्हारी वेवलेंथ है, जो रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की अगर रेडिएशन इमिट होती है एक एटम से, तो वो डिपेंड करती है ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। अब यार देखो, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा है तो देखो, एनर्जी जो है ना, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। क्या मतलब है इसका? ध्यान से सुनना। ये एक रिलेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अपने पार्टिकल नेचर में पढ़ेंगे, और ज़रूर पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि हमारे एटम की जो एनर्जी होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके फ्रीक्वेंसी के। मतलब क्या है? अगर हम एनर्जी बढ़ाते हैं, इट मीन्स कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर हाइयर उसमें जा रहा है, हाइयर एन में जा रहा है, तो किस में क्या होगा? उस टाइम पे क्या होगा कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन हाइयर एन में जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जिसका मतलब क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये तो बात आई होप कि आपको क्लियर कर रही होगी। ठीक है, कि अगर मान लो आपकी एनर्जी का इंक्रीजमेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी बढ़ने लगेगी। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। अच्छा एक बात और, अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, दैट इज नोन एज एच, और यहाँ पर न्यू का न्यू। ठीक है, एच जो होता है वो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से। अब एक बात दिमाग में बिठा लो यार, यहाँ से अगर मैं लिखूं कि E इज इक्वल टू एच, और न्यू की जगह का हम ये लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा, लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमने देखा फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है? सी बाय लैम्डा के। तो यहाँ से हमने क्या लिखा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख दिया। क्या लिखा? सी बाय लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल आ गई? एच सी बाय लैम्डा के। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमें बोला जाता है कि जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी तो है एच सी बाय लैम्डा, और क्या है? एनर्जी है। तो वो जो एनर्जी है ये क्या होता है? मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है किसी फाइनल ऑर्बिट में चला गया, मतलब पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जो था वो n इक्वल टू 1 में था, अब वो किस में है? n इक्वल टू 4। तो अगर मुझे इसका एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो n इक्वल टू 4 की एनर्जी होगी कुछ, होगी नहीं होगी? मतलब फोर्थ ऑर्बिट की हमारी कुछ एनर्जी होगी जिसको हमने E4 मान लिया। ऐसे ही हमारे पास n इक्वल टू 1, मतलब सबसे अंदर वाले शेल की कुछ एनर्जी होगी जिसको हमने E1 मान लिया। अब अगर मैं इसमें से एनर्जी डिफरेंस निकालता हूँ अगर इसका, तो एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। आई होप आपको कवर होगा, ये है ना, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो जो हमारा एनर्जी डिफरेंस है ये इक्वल होता है हमारा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल के। अब एक बात और दिमाग में डाल लो यार, ठीक है, क्या कि हमारे पास ये जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है? एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। अभी हमने देखा कि एनर्जी किसके इक्वल है, अभी आप लोगों ने यहाँ से एच सी बाय लैम्डा इसके इक्वल है कि नहीं है? तो अगर हमारी एनर्जी एच सी बाय लैम्डा के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यहाँ पर जो हमने एनर्जी लिखी थी उसकी जगह पर हमने ये लिख दिया एच सी बाय लैम्डा। अब यार एक बात बताओ, एच सी को अगर आप इधर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन में एच सी, और यहाँ पर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल वो तो सेम रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यार बेसिकली हम यहाँ पर समझना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि हमारे पास जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा। आपको तो इतना तो पता है ना यार कि वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना तो देखो पढ़ के आए होगे 9th में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, एटलीस्ट आपको
फंडामेंटल तो यार पता होना चाहिए। तो देखो, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम, ठीक है, कोई भी एक एटम से जो भी वेवलेंथ निकलती है, फिर जो वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन निकलती है भाई, पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी पर्टिकुलर रेडिएशन की जो एमिट आउट हो रही है। तो कहता है जो वेवलेंथ है ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस, ये डिपेंड करता है एनर्जी डिफरेंस पे। अभी जो लैम्डा है, जो ये वेवलेंथ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर, अब मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की हम निकालें, तो उसमें क्या होगा, हम देख रहे हैं कि उसके पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। और वो एनर्जी डिफरेंस किसके किसके बीच का है, तो उसके इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट के। आई होप ये वाली भी पॉइंट तुम्हें समझ में आया होगा। इसको और डीपली समझे तो यहीं से हमारा जो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा है ऑफ बोहर मॉडल, इसको हम समझेंगे अब नेक्स्ट पेज पर। अब यार देखो, जो हमारा अभी थर्ड पोस्टुलेट जो तुमने पढ़ा, इसी को और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो कि हम इसको ना एटॉमिक स्पेक्ट्रा से बहुत अच्छे से और क्लियर कर सकते हैं। एक बात समझो, हमने अभी क्या बोला कि E1, E2, E3 और E4, इन सभी शेल्स की, मतलब E4, E3, E2, E1 क्या है, E1 जो है N=1 की एनर्जी है, ऐसा ही तो है। E2 क्या है, N=2 की एनर्जी है। E3 क्या है, N=3 की एनर्जी है। और E4 क्या है, N=4 की एनर्जी है कि नहीं है। तो वो कह रहा है कि N=1 की कुछ एनर्जी होगी जो फिक्स्ड होगी, N=2 की एनर्जी होगी जो फिक्स्ड होगी, N=3 की कुछ एनर्जी होगी जो फिक्स्ड होगी, और N=4 की एनर्जी होगी जो फिक्स्ड होगी। अब सीधी सी बात कि आखिर की एनर्जी फिक्स्ड क्यों होगी, है ना, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनर्जी फिक्स्ड क्यों है। तो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले जस्ट बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है कि उन सर्कुलर पाथ के पास कुछ कांस्टेंट एनर्जी है। तो वही, अब उसी वाले पॉइंट से हमारे पास इस पॉइंट का आंसर आ गया कि हमारे पास इनकी क्यों फिक्स्ड एनर्जीज होती हैं। ठीक है, कि E1, E2, E3 और E4 इन चारों शेल की कुछ फिक्स्ड एनर्जी है। अब देखो, हम बोल रहे हैं कि ये सभी के सभी फिक्स्ड एनर्जी लेवल, मतलब ये कुछ ना कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है, एक बात समझो, अगर ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, तो अगर मैं इनमें से किसी भी दो एनर्जी, मतलब किन्हीं भी दो लेवल का क्या निकालूं, अगर मैं डिफरेंस निकालूं, अगर मान लो E1 और E2 के बीच में निकाल लूं, E3 और E4 के बीच में निकाल लूं, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी तो कुछ कांस्टेंट आएगा, या फिर ऐसा कह लो कि फिक्स्ड आएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, अगर ये सब आपस में फिक्स्ड हैं, ये सब आपस में कांस्टेंट हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी आपस में कुछ कांस्टेंट ही तो निकल के आएगा। तो हम कह रहे हैं कि इनका जो ये डिफरेंस है, ये भी क्या है, आपस में कुछ कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इन सभी से अगर आप देखोगे तो लैम्डा E = hc/λ, यही तो निकलेगा। ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं कि एनर्जी किसके इक्वल है, hc/λ के। तो यहाँ पर इन इस लैम्डा की भी, मतलब यहाँ पर 1 में लैम्डा की भी अगर कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज लैम्डा, है ना। तो हम कह रहे हैं 1 में लैम्डा की भी जो वैल्यू आने वाली है आपकी, या फिर जो लैम्डा जो भी वेवलेंथ आएगी, वो भी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज की आएंगी। अब सोचो, आपकी इनमें से जो भी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, वो भी तो कुछ फिक्स्ड वैल्यू के होंगी कि नहीं होंगी। तो वो कह रहा है जब किसी की भी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, या जब किसी की भी कांस्टेंट वैल्यू निकल के आए, तो उसको हम कह देते हैं क्वांटाइज्ड। तो वहां का उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज क्वांटाइज्ड। अब आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आपने अभी या फिर अपनी बुक वगैरह में देखा होगा, अपने मॉड्यूल्स वगैरह में जो भी जिससे भी आप पढ़ते हो, उसमें देखोगे तो आप ना हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम को जरा ऑब्जर्व करना। उसमें क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही उसमें दिखती हैं, बाकी सब गायब होती हैं। विबग्योर अगर हमारी पूरी पूरी रेडिएशंस की एक वेवलेंथ का पूरा पूरा एक वो है, हमारा स्पेक्ट्रम है, तो उसमें से सिर्फ कुछ ही को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, कुछ को नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि देखो हमारे पास क्योंकि कुछ की ही सिर्फ फिक्स्ड वैल्यूज आती हैं, सबकी, अब कहने का मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4 की मेरे पास फिक्स्ड वैल्यूज है, तो जिनका हमें डिफरेंस, अब वो क्या कह रहा है, अभी हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। जो वेवलेंथ है उस पर्टिकुलर रेडिएशन की, किसी एटम की जो एमिट आउट हो रही है, ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है ना कि उसके एनर्जी डिफरेंस पे, और वो सिर्फ कुछ की ही है जो फिक्स्ड है। तो इसलिए जो हमारे पास तुम्हारे पास जो स्पेक्ट्रा लाइंस दिखेंगी ना, स्पेक्ट्रल लाइंस, वो भी क्या दिखेंगी, कुछ की ही दिखेंगी, सबकी नहीं दिखेंगी, क्योंकि कुछ की ही उसमें से फिक्स्ड वैल्यूज है, सबकी नहीं है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा, और इससे जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो भी आपका क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट पेज पे अब इसका फोर्थ पोस्टुलेट समझते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ अगर बढ़ा जाए, तो फोर्थ पोस्टुलेट हमसे क्या कहता है बोर्स मॉडल का, कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का, ये भी क्वांटाइज्ड होता है। अब यार देखो, सिंपल सी चीज, कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ का कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा ना, ठीक है, और इस पार्टिकल के पास कुछ मास भी होगा, और अगर ये घूम रहा है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, दैट इज v। अब एक सर्कुलर पाथ में घूमने वाले किसी भी पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है, या फिर एनर्जी, अभी अभी एनर्जी की बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं जो वेलोसिटी हो, चलो एक छोटी सी बात कर लेते हैं, है ना, सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। आओ एक बार दोबारा से इसको क्लियर करते हैं।
हमारे पास जो एक पार्टिकल m मास वाले के m पार्टिकल के पास, ठीक है, कि m मास का कोई पार्टिकल है जो r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझो, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कैसे होगी भाई? अगर कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो हमेशा एक बात तो हमें क्लियर है ना कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, उसके टेंजेंट, उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। तो एक बात समझो यहाँ पर कि हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में घूमती है ना तो उसके पास पक्का है कि कुछ ना कुछ उसका एंगुलर मोमेंटम आता है। क्या आता है उसका? एंगुलर मोमेंटम। तो हम वहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, लीनियर मोमेंटम नहीं। एंगुलर मोमेंटम इज क्वाइट सिमिलर टू द लीनियर मोमेंटम। यह आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा और बहुत जल्दी आप पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये थोड़ा सा क्वाइट सिमिलर है लीनियर मोमेंटम की तरह, बट ये लीनियर मोमेंटम नहीं है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हम उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तुम्हारी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी कौन सी होती है, ये सब क्या है, ये सब यार हमें यहाँ पे केमिस्ट्री में नहीं समझना है, हमें सिर्फ सिंपल एक चीज़ समझनी है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। भाई एक चीज़ सोचो, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब फिक्स्ड है तो यहाँ पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी फिक्स्ड होगा। एक चीज़ फिक्स्ड मतलब दूसरी भी तुम फिक्स्ड कर दो। याद रख लो कि दो चीज़ें फिक्स हैं, एक तो एनर्जी लेवल, वैसे देखो फिक्स तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम लेकिन ऐसे समझो अगर इसकी अगर एनर्जी लेवल फिक्स्ड है तो याद रखने के लिए एक तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। इस पर्टिकुलर फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम वाले ऑर्बिट में उसकी एनर्जी भी क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। अच्छा, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है तुम सबको पता है ये एम वी आर के इक्वल होता है कि नहीं होता? तो वो कहता है ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना इसका एम वी आर, ये किसके इक्वल होगा, एन एच अपॉन में टू पाई, ठीक है। जहाँ पे एन क्या है, एक इंटीजर। अब यार एक चीज समझो, हमारे पास ये जो एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें, जब से एंगुलर मोमेंटम ये एन एच अपॉन में टू पाई, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा। एक चीज समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा, यहाँ पे समझो, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस भी पाथ में ये रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो हमारा घूमेगा, तो इसके पास एम मास है और ये आर रेडियस वाले वी वेलोसिटी से घूम रहा है। तो हम कह रहे हैं इसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? अगर यार इतना फॉर्मूला पढ़ा है तब तो तुमने पढ़ा होगा कि एम वी आर के इक्वल। अब वो कह रहा है ये किसके इक्वल होगा, एच अपॉन में टू पाई के। अच्छा, मान लो कि k इक्वल टू वन है तो इसके लिए तो देखो ये एच अपॉन में टू पाई रहेगा, बट अगर जैसे ही तुम इसका क्या कर दोगे, शेल को बढ़ा दोगे, जैसे k इक्वल टू वन ना करके तुम इसमें, अब यहाँ पर तुम्हारे पास मान लो k इक्वल टू वन, मतलब k का n जो n होता है वो वन होता है, ठीक है। ऐसे मेरे पास l है तो l के लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू टू। तो जब तुम इसको सेकेंड शेल में घुमा रहे हो तो इसका फिर क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, तो वो इक्वल हो जाएगा एन एच अपॉन में टू पाई के। इट मीन्स कि टू एच अपॉन टू पाई, यही हो जाएगा ना। अगर यही मैं मान लो कि n इक्वल टू क्या कर दूँ, थ्री कर दूँ, तो यहाँ पर m का क्या हो जाएगा, थ्री एच अपॉन में टू पाई, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या है वो जरा ध्यान से समझो, फोकस रख के समझो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना ये या तो एच अपॉन टू पाई वाले जिसका जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई है तो उसमें ऑर्बिट करेगा, ठीक है। हमारा या तो रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट या रिवॉल्व करेगा, दोनों बात एक ही है। और कह रहा है या तो क्या होगा, वो हमारे टू एच अपॉन टू पाई वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, या तो फिर वो हमारे थ्री एच अपॉन टू पाई वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, या फिर वो हमारे फोर एच अपॉन में टू पाई वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। लेकिन कभी भी ये फ्रैक्शनल या फ्रैक्शनल कह लो, फ्रैक्शनल इन द सेंस जैसे मान लो 0.5, जैसे 0.5 वाले 0.5 एच अपॉन टू पाई, ऐसा कोई भी नहीं होगा। मतलब फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है, या तो एच अपॉन टू पाई, या टू एच अपॉन टू पाई, या थ्री एच अपॉन टू पाई, या फोर एच अपॉन टू पाई, ठीक है। 0.5 एच अपॉन टू पाई नहीं होगा, 1.5 एच अपॉन टू पाई नहीं होगा, ठीक है। होगा तो क्या होगा, या तो फिर एच अपॉन टू पाई, या टू एच अपॉन टू पाई, या थ्री एच अपॉन टू पाई, या फोर एच अपॉन टू पाई। मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है यहाँ पर कि या तो वो एच अपॉन टू पाई वाले एंगुलर मोमेंटम जिसका होगा जिस ऑर्बिट का उसमें रिवॉल्व करेगा, या तो टू एच अपॉन टू पाई वाले में, या थ्री एच अपॉन टू पाई वाले में, या तो फोर एच अपॉन टू पाई वाले में। लेकिन ये किसी भी ऐसे, क्योंकि यार सोचो ना, एक चीज समझो, इसकी कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं। तो फिक्स्ड का मतलब अगर फिक्स्ड एनर्जी लेवल है मतलब उसकी फिक्स्ड एनर्जी है। अब अगर उसकी फिक्स्ड एनर्जी है तो इसका मतलब क्या है, अगर उसका फिक्स्ड एनर्जी तो इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम भी तो कुछ फिक्स्ड ही होने वाला है ना। अगर सोचो ऐसा हो गया कि वेरिएबल हो गया तो 0.513 भी हो सकता है, ऐसा मतलब कोई भी एक अलग ही वैल्यू आ सकती है। लेकिन नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। हमारे पास जब एनर्जी लेवल फिक्स्ड है तो ऐसे ही क्या हो रहा है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो भी फिक्स्ड आ रहा है। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला क्यों, क्यों हमने एंगुलर मोमेंटम टर्म यहाँ पे यूज किया, या फिर हमें यहाँ पर बताने की जरूरत
पड़ी या फिर इस जैसी एंगुलर मोमेंटम जैसी चीज़ को यहाँ पर लाकर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि एक चीज़ समझो, वो बताना चाह रहा है कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है, वो किसी पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम वाले ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है? अगर उसे करना है तो, जिसकी वजह से उसका एनर्जी लेवल भी फिक्स्ड ही है। तुम देखोगे कि एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड है और उसका एनर्जी लेवल भी फिक्स्ड है, ठीक है? तो ये चीज़ है, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है? अच्छा, एक बार अब जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स मॉडल। देखो, एक्चुअली क्या है, अभी तक तुमने सिर्फ और सिर्फ 4 पोस्टुलेट पढ़े हैं, ठीक है? जो तुमने बोहर मॉडल के अंदर पढ़े। अभी आपको अब बोहर मॉडल के अंदर ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। सर्कुलर ऑर्बिट में उसका कुछ रेडियस भी तो होगा, जो के शेल का अलग होगा, एल का अलग, एम का अलग, एन का अलग, वेलोसिटी भी तो अलग-अलग होगी क्योंकि एनर्जी अलग-अलग है और फिर एनर्जी भी अलग-अलग है, तो सबको हमें जो है कैलकुलेट करना है। ये करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा और समझ आया तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करिए जिसको अभी तक बोर्स मॉडल में प्रॉब्लम थी। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया, इसमें टॉपिक अगर आपको क्लियर है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक जो है अपने जो है इस कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो यार उसमें दो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एप्रिशिएट करोगे हमें, जब आप हमें बताओगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं या फिर हम में अगर कोई दिक्कत है, जैसे इट मीन्स कि मान लो अगर मेरी समझाई हुई कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, तो आप मेरे को एक बार बताओ कि आपको क्या समझ नहीं आया। फिर हो सकता है मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ आपको, तो आपका डाउट वो वहीं पर इस तरीके से हम क्लियर करने की कोशिश करें जिस तरीके से आपको वो समझ आ रहा है, ठीक है? आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।